सबसे पहले नेगेटिव और पॉजिटिव शब्दों की पहचान करना है जो 1 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों पे अप्लाई होगी। अब आप कहेंगे सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। इसके बाद आपको बच्चा हमेशा सही है नियम, इसका भी हम आपको बताएंगे। बहुत स्पेशल नियम है। 150 के 150 प्रश्नों पे ये आपकी स्पेशल ट्रिक लगेगी और सभी प्रश्न आप सही कर सकते हैं। सबसे बड़ा और सकारात्मक विकल्प आपको चुनना है। उसके बाद अगला पॉइंट है समय प्रबंधन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय प्रबंधन बहुत लोग कर नहीं पाते हैं। इसके वजह से उनके प्रश्न आते हुए भी वो जो है टाइम मैनेजमेंट की वजह से उनके प्रश्न छूट जाते हैं। हम बताएंगे कैसे टाइम मैनेज होगा। इसके बाद महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस करें। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत कम समय बचा हुआ है आपके पास है सर, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे 15 से 20 सवाल आते हैं, उन टॉपिक्स को भी हम आपको बताएंगे पढ़ने के लिए। बस उन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, लगभग 20 से 25 प्रश्न आपके फिक्स हो जाएंगे जिसको आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूं 150 के 150 प्रश्नों पे ये सभी पॉइंट्स अप्लाई होते हैं और आपके प्रश्न सही होने लगेंगे। देखिए सीटीटी एक ऐसा एग्जाम है, सभी एग्जाम से डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, आपकी शिक्षण की समझ का टेस्ट लिया जाता है कि आपकी जो है समझ कैसी है। ठीक है, पेडागोजी पे कितनी आपकी पकड़ है। तो समझ कैसे विकसित होती है, सिर्फ प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने पे। और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, केवल वो शिक्षण को समझ गए हैं और तैयारी उनकी अच्छी नहीं है, फिर भी सीटेट एग्जाम पास कर लिए हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्लास में बने रहिएगा। क्लास छोड़ करके गए भाई तो फिर समझिएगा कि किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चीजें आपको पता चल जाएंगी। यहाँ पे देखिएगा, जब भी आप 1 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों को आप पढ़िएगा तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे है कि निगेटिव और पॉजिटिव शब्दों को पहचाने, टैग वर्ड्स। यानी सबसे पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए, सीटेट के पहले प्रश्न को पढ़िएगा तो प्रश्न को कम से कम मिनिमम आप 2 बार पढ़ लीजिएगा। एक बार तेजी से पढ़ लीजिएगा और एक बार स्लो मोशन में पढ़िएगा, समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न को जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे उतने ही अच्छे से चारों ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे। चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ना है। जो प्रश्न पढ़ना सीख गया, ऑप्शंस पढ़ना सीख गया सीटेट का, वो सीटेट एग्जाम पास कर लेता है। एकदम रियलिटी फैक्ट बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग पेशेंस ही नहीं रख पाते हैं, प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं सही से, ऑप्शंस को भी मतलब एकदम उनके अंदर वो हो जाता है कि अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, हमसे नहीं होगा। अरे भाई यहीं पे आप समाप्त कर देते हैं। आप क्वेश्चन सोचते हैं कि नहीं होगा, लगेगा आपसे नहीं सही होगा। ये नहीं धारणा बना के रखनी है। पहला काम प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, एक बार फास्ट एक बार धीमे, ऑप्शंस को अच्छे पढ़, इतना काम कर लेंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स का। तो निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स की हमारे चैनल पे एक कंप्लीट क्लास, मैंने कई बहुत सारी क्लासेस बनाई हैं। एक तो पूरा कंबाइंड बनाया क्लास, सीडीपी के लिए, हिंदी के लिए, एसएसटी के लिए, सब पूरा बनाया, जाकर के वहां देख सकते हैं। सबसे पहले काम है प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शंस को पढ़ लेंगे, उसके बाद निगेटिव और पॉजिटिव शब्दों की पहचान करेंगे। अगर प्रश्न हमारा सकारात्मक पूछा गया है तो आंसर उसमें से जो पॉजिटिव होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यानी प्रश्न का आंसर देते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, सबसे मूल मंत्र आपको बता रहा हूं कि जो पॉजिटिव लगे आपको वही ऑप्शन आपको टिक करिएगा, वही आपका आंसर सही होगा। तो कैसे होगा सर, सीटेट में पेडागोजी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। आप विकल्पों में इन शब्दों को देख करके सही विकल्प चुनिए। जैसे पॉजिटिव मतलब सही उत्तर होने की संभावना, जैसे मैं कुछ बता दे रहा हूं जो एकदम 150 प्रश्नों में अप्लाई हो सकता है। जैसे यदि किसी ऑप्शन में अगर आपको अवसर देना मिल जाए, जिसे इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उसके बाद सक्रिय जुड़ाव मिल जाए, या अन्वेषण, अन्वेषण मतलब बच्चा जो कोई चीज खोज करके, नई नई चीजों को खोज करके सीखता है तो उसको अन्वेषण का मतलब होता है खोज। और उसके बाद प्रोत्साहित करना और समावेशी शिक्षा, और इसके बाद विविध और ये संदर्भ, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 150 प्रश्नों में से लगभग 20 से 25 प्रश्नों में सिर्फ इनसे आप सही कर सकते हैं। इन सभी वर्ड्स को एक बार दिमाग में फिट कर लिए। अवसर देना, अन्वेषण, खोज, सक्रिय जुड़ाव, प्रोत्साहित करना, समावेशी शिक्षा की बात जहां पे किया। समावेशी शिक्षा का मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब जहां पे सभी बच्चे हमारे लिए क्या होते हैं, समान होते हैं। कहीं आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, बच्चों में भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सीडीपी का पोर्शन कर रहे हैं तो अपने आप को एक सीडीपी का शिक्षक मानिएगा, बाल विकास का। और बच्चे को जो है, आप जिस भी ऑप्शन में बच्चा सक्रिय होगा, बच्चे के लिए एकदम पॉजिटिव आंसर होगा, उसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर मैथ कर रहे हैं तो मैथ के टीचर अपने आप को मानिएगा, और हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी के शिक्षक या शिक्षिका अपने आप को मानिएगा। ये समझ में आ गया होगा। निगेटिव में क्या है कि गलत उत्तर होने की संभावना, अगर किसी ऑप्शन में ये सभी टैग वर्ड आते हैं तो ये सभी गलत होंगे। जैसे रटना, जैसे बच्चों को रटाया जा रहा है किसी चीज को, तो ये आपका गलत है, मेमोराइज। ठीक है, उसके बाद केवल मात्र, और केवल मात्र के साथ एक और वर्ड में बता दे रहा हूं, ही।
ठीक है, क्या बता रहा हूं, ही, इसको भी देख लीजिए, केवल है, मात्र है और ही किसी ऑप्शन में है, तुरंत वहां पे कट कर दीजिएगा, वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। दंड देना बच्चों को नहीं चलेगा, बच्चों को ग्रेडिंग नंबर देना, अंक देना, ये सब नहीं होगा। बच्चों को बोझ समझना ये नहीं, हतोत्साहित करना बच्चों को। अगर ये किसी ऑप्शन में ये सब ऑप्शंस फील करा रहे हैं, कोई ऑप्शन ऐसा फील करा रहा है जिसमें बच्चों को रटाया जा रहा है, केवल मात्र ही, दंड देना, ग्रेडिंग, ये सारी चीजें आ रही हैं, तो ऑप्शन आपका नहीं सही होगा। 150 के 150 प्रश्नों पे ये चीजें अप्लाई हुई। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया, मैं आपको बता दूं, बहुत बेहतरीन चीज बता रहा हूं, अगर इसका ध्यान रख ले गए तो सिर्फ इससे आपके 150 में से 20 प्रश्न आपके यहां से सही हुए। 20 ऐसे आएंगे सिर्फ इन्हीं टैग वर्ड्स पे। ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आपके पास है, बच्चा हमेशा सही है नियम, ये भी 1 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों में ध्यान रखना है। जैसे आप एक शिक्षक हैं, एक टीचर हैं के रूप में सोचते समय हमेशा आप याद रखें, अगर आप एक शिक्षक है, शिक्षिका है, हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि जो बच्चा होता है कभी गलत नहीं होता है। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो सिस्टम या शिक्षण पद्धति गलत है, हमेशा उस विकल्प को चुने जो बच्चे के हित में है। यानी कि बच्चे को किसी भी हिसाब से गलत नहीं ठहराना है, बच्चे को हमेशा सक्रिय रखना है। बच्चा हमेशा गलत भी है, फेल भी हो रहा है, तो बच्चे की गलती नहीं है, वो सिस्टम की गलती है, शिक्षक की गलती है। बच्चे को किसी भी हिसाब से आपको गलत नहीं ठहराना है। जिस भी ऑप्शन में ऐसा फील हो कि ये इस वाले ऑप्शन में बच्चे को गलत ठहराया जा रहा है, गलत बताया जा रहा है, इसका मतलब वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। हमेशा उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिस ऑप्शन में आपका बच्चे के हित की बात किया जाए। ठीक है, यहाँ पे बच्चे को केंद्र मानना है, यानी हमेशा आंसर देते समय बच्चे का विशेष ध्यान रखना है। मैंने कहा ना, अपने आप को एक शिक्षक मानिएगा, बालक को सामने रखिएगा, पेपर के सामने, और देखिएगा कौन सा चारों ऑप्शन में से बालक के लिए सही है, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी बालक को केंद्र मानना है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा का ध्यान देना है। यानी जो केंद्र होगा शिक्षा का, वो जो केंद्र होगा एजुकेशन का, वो होगा बाल, मतलब बालक होगा। कौन होगा, बालक होगा, शिक्षा नहीं हो, सॉरी शिक्षक नहीं होगा। ठीक है, पुस्तक नहीं होगी, हमेशा बालक ही केंद्र होगा, शिक्षा का बालक ही सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट भाई, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पे दिया है लोकतांत्रिक वातावरण को बढ़ावा दें। ठीक है, लोकतांत्रिक वातावरण को बढ़ावा दें, ये हो गया। चलिए अगले पॉइंट पे बात कर लेता हूँ। यहाँ पे ये भी सेम चीज है, 1 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों को करते समय इन बात का भी ध्यान आपको रखना है। यहाँ पे देखिए जो तीसरा पॉइंट है, सबसे बड़ा और सकारात्मक विकल्प। कई बार ऐसा होगा, कई प्रश्नों में आपका ऐसा होगा, जैसे 1 से लेकर के 150 प्रश्नों में आप फंसेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनमें आप उस ट्रैप में चारों ऑप्शंस में से फंस जाएंगे। ठीक है, जैसे चारों ऑप्शंस में से आपको लगेगा कई प्रश्न में कि 2 ऑप्शन आप हटा देते हैं, 2 ऑप्शन में आप फंस जाते हैं। तो जब आपको किसी प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा हो, किसी ट्रैप में फंस रहे हो आंसर में, तो ये वाली ट्रिक आप अपना सकते हैं। वो तीसरी ट्रिक है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो ऑप्शन होगा उसको आप टिक कर सकते हैं, और आप पढ़ करके जो सबसे उसमें पॉजिटिव आंसर लगे उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन किसको ध्यान रख करके, बालक के हित में आंसर होना चाहिए। जैसे अक्सर हमेशा जो है, अक्सर अक्सर जो होता क्या है, हमेशा नहीं पर 80% मामलों में जो विकल्प सबसे लंबा, विस्तृत, मतलब विस्तृत होता है और सकारात्मक होता है, वही सही उत्तर होता है। इसमें अक्सर क्यों और कैसे का गहरा अर्थ छिपा होता है। कितनी बेहतरीन लाइन यहाँ पे लिखी गई है यहाँ पे। ठीक है, देखिए अक्सर ऐसा देखा जाता है, 100 का 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 80% मामलों में होता क्या है कि जो सबसे बड़ा विकल्प और जो सबसे ज्यादा विस्तृत होता है और सकारात्मक होता है, देखिए सबसे बड़ा, विस्तृत और सकारात्मक होगा, वही सही उत्तर होगा। लेकिन ऐसे कैसे पहचानेंगे सर, तो उससे प्रश्न करिएगा उस ऑप्शन में क्यों, कैसे, इस तरह का अर्थ गहरा छिपा होता है। आप जो है 150 के 150 प्रश्नों में ये चीज आपको अप्लाई करनी है। इससे भी आपके लगभग, मैं आपको बता दूं, 20 से 25 प्रश्न आप सही कर सकते हैं। इतना तो आप सही कर ले जाएंगे सिर्फ इससे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला पॉइंट है, यहाँ पे बात करते हैं समय मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की बात यहाँ पे करते हैं। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है 8 फरवरी के दिन कि टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसके पहले आपको प्री प्लानिंग करनी होगी कि सर ऐसा हम क्या करेंगे। जैसे देखिए, जो कोई भी अगर पहली बार जाकर के परीक्षा दे देगा ना, तो पक्का टाइम मैनेज नहीं कर पाएगा सीटेट 150 150 प्रश्नों में। लेकिन उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपका टाइम बिल्कुल मैनेज हो जाएगा, कुछ नहीं, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
चूंकि गलत उत्तर के लिए अंक भी नहीं कटते हैं, इसलिए एक भी प्रश्न खाली न छोड़ें। एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, सब प्रश्न करके आना है। माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो क्यों छोड़ेंगे प्रश्न? फिर भी कुछ लोगों के प्रश्न छूट जाते हैं, सिर्फ उसका रीजन है टाइम मैनेजमेंट, ये नहीं कर पाते हैं। मैं बताऊंगा उसके लिए। यहाँ पे देखिए, पैराग्राफ पहले न पढ़े। जैसे हिंदी, अंग्रेजी या जितने भी लैंग्वेज है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, जितनी भी भाषाएं हैं, उर्दू है, जितनी भी संस्कृत है, जितनी भी भाषाएं हैं, अगर आप भाषाओं वाला पोर्शन कर रहे हैं तो आपको पता है उसमें 15 प्रश्न आपका, जैसे आप हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी में 15 प्रश्न आपके पेडागोजी के पूछे जाएंगे और 15 प्रश्न आपके पैसेज पे, गद्यांश और पद्यांश पे आधारित होते हैं। सेम यही पैटर्न संस्कृत में भी होता है, उर्दू में भी होता है, सभी विषयों में होता है। 15 प्रश्न आपके पैसेज से आते हैं, गद्यांश पद्यांश आते हैं। तो जो 15 पैसेज आते हैं ना, 15 के 15 प्रश्न आपके कैसे सही हो सकते हैं? देखिए ऐसे सही होंगे आपके। उसमें करना क्या होगा, जैसे हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी विषय सॉरी भाषा है, उसके अगर आप गद्यांश और पैसेज को हल करते समय सबसे पहले पहले प्रश्नों को पढ़ें। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा? प्रश्नों को पढ़ना होगा। एक बार पैसेज देखने से पहले उसके नीचे जो प्रश्न है, सरसरी नजर से उन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। उसके बाद पेंसिल या पेन लिए होंगे, फिर पैसेज को पढ़िए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि प्रश्न क्या पूछा गया था। तो जो पैसेज आप पढ़ेंगे उसको काफी अटेंशन से पढ़ेंगे, ध्यान से आप पढ़ेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है, जरूर अप्लाई करिएगा, आपके सभी प्रश्न सही हो जाएंगे, ये हो जाएगा। फिर पैसेज में उत्तर ढूंढें, इससे आपका काफी समय बचेगा। ये सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। पहले प्रश्न फिर पैसेज पे जाएंगे, समय बचाने के लिए, बेहतरीन सही करने के लिए, और एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं अभी आपको बताता हूं अंत में क्या करना होगा आपको। यहाँ पे देखिएगा, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, और यहाँ से 15 से 20 प्रश्न तो कम बता रहे हैं, लगभग 30 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे 150 प्रश्नों में। कौन कौन से हैं भाई, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम से पहले। अरे ये ना मैं आपको बता दूं ना, ये ज्यादा नहीं है, बस आप 1-2 दिन लगेगा पढ़ने में, इनको पढ़ ले जाएंगे। जैसे 5 से 6 टॉपिक्स हर साल एग्जाम में आता है, कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें गैपिंग की सीटेट के द्वारा की गई है। तो यहाँ पे हर साल जीन पियाजे महोदय को जरूर पढ़िएगा, 2 से 3 प्रश्न, वाइगोस्की से 2 से 3 प्रश्न, कोहलवर्ग से 2 से 3 प्रश्न। इनकी थ्योरी को एकदम रट लीजिए, टैगवर्ड्स पे इनके काम कर लीजिए, इनकी थ्योरी को रट लीजिए। 10 मैं बता रहा हूं, लगभग लगभग इन तीनों लोगों से मिलाकर के 12 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए सीसीई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे सीसीई कहा जाता है, इसको इसे समझ लें। और उसके बाद एनपीई 2020 को और एनसीएफ 2005 को, इनके मुख्य बिंदुओं को आप पढ़ लें। तो क्या क्या पढ़ना है? जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलवर्ग, ये 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है, बढ़िया से पढ़ लीजिए। इनके लिए मैं टैगवर्ड्स वाली, आप लोग कहेंगे तो क्लास भी प्रोवाइड कर दूंगा, एक भी क्वेश्चन इनसे गलत नहीं होगा, बस टैगवर्ड्स की। इसके बाद सीसीई को आपको पढ़ना है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और इसके बाद एनईपी और एनसीएफ 2005। और मैं कह रहा हूँ एक और टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन को आप पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपके सीधे 30 नंबर आपके प्लस हो जाएंगे, 30 नंबर, अगर इन टॉपिक्स को पढ़ करके समझ के जाते हैं तो। सोच लीजिए यही बस टॉपिक्स हैं, अगर बेहतरीन तरीके से आप समझ लेते हैं तो देखिए, चाहे पेपर फर्स्ट की बात कर लिया जाए, चाहे पेपर सेकंड की बात कर लिया जाए, तो दोनों में आपके जो है, दोनों में आपके 150 प्रश्न, यहाँ पे 150 प्रश्न आपके यहाँ पे आते हैं, दोनों में आते हैं। समय कितना मिलता है? समय इसमें मिलता है 150 मिनट, इसमें भी मिलता है 150 मिनट मिलते हैं, ये मिलता है। तो समय मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जैसे आप पहले सीडीपी मिलेगा आपको, उसके बाद पेपर फर्स्ट की बात कर लें, फर्स्ट में मैथ मिलेगा, उसके बाद आपको हिंदी मिल सकता है, उसके बाद पर्यावरण मिलेगा, ऐसे मिलेगा। तो पहले आप सीडीपी वाले पोर्शन को उठाइएगा, पूरा सीडीपी के 30 प्रश्नों को कर लीजिएगा। जैसे आपने पहला प्रश्न पढ़ा, दूसरा सीटेट का पेपर आपको मिला बुकलेट सीरीज, पहला पढ़े, दूसरा पढ़े, उसके बाद पहला पढ़े, उसके बाद 4 ऑप्शन पढ़े, जो आपको आ रहा है हल्का सा टिक कर लीजिए, हाँ हो गया। दूसरा पढ़े, हल्का सा उसमें बिंदु लगा लीजिए, दूसरे का कौन सही वो सही हो गया। तीसरा आपको नहीं आ रहा है, पहले ही बार में पढ़ते समय नहीं आया है, सर्कल कर लीजिए, ऐसे हल्का सा नहीं आ रहा है, छोड़ करके भागे आगे जाइए, उसमें उलझिए मत, उसमें समय में व्यतीत करिए। फिर चौथे पे जाइए, इसी तरीके से 1 से लेकर के 30 तक सीडीपी का आप खत्म करके तुरंत अपना ओएमआर सीट उठाइए, बढ़िया तरीके से रंग लीजिए। ओएमआर सीट कैसे रंगना है मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है, कौन कौन सी गलती आप ओएमआर में कर सकते हैं, किससे आपको बचना है, ठीक है। तो सीडीपी कर लिया
कर लिया आप, हो गया, रंग लिए। मैथ उसके बाद कर लीजिए। आप कहेंगे सर ये ऐसा हम करेंगे 1 से लेके 30 तक करेंगे फिर ओएमआर उठा करके रंगेंगे? हाँ, बिल्कुल रंगना पड़ेगा भाई। नहीं रंगेंगे ना तो अगर आपके अंदर ये वाली मेंटालिटी आप सोच रहे हैं कि सर 1 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों को कर लेंगे, फिर 10 से 15 मिनट कुछ लोग समय बचा करके रखे रहते हैं, सोचते हैं 10 से 15 मिनट में ओएमआर रंग देंगे। भाई आंसर की वो आपकी है, मेन ओरिजिनल तो आपका वही है। अगर उसमें आपका छूट गया तो फिर इसमें बुकलेट में करने पे टिक करने पे क्या फायदा? तो मेन तो आपका वही है, उसके लिए आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उतना देखिए बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है 150 प्रश्न में 2-3 गलत रंग देते हैं, उसका यही जल्दी है जल्दीबाजी के चक्कर में, ठीक है? तो मैंने इस ओएमआर वाली क्लास में बताया, जाकर के क्लास देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वाले कॉलम में ओएमआर सेट के नाम से क्लास आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जीवन में खूब तरक्की करिए, आप लोग आगे बढ़िए, मस्त रहिए और एकदम भाई परेशान मत होइए। जो भी समय बचा हुआ है एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोचिए, आपके साथ चीजें सकारात्मक होंगी। एकदम परेशान नहीं होना है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं। बाय।